जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 4.0 के लिए आधुनिक इतिहास को करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आधुनिक इतिहास को हम लोग बीपीएससी के घटना चक्र से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पहला प्रश्न है, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन है मैक्स मूलर, चार्ल्स विलियम जोन्स, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, विलियम जोन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किया था दोस्तों। साथ ही दोस्तों, हालांकि इसका आंसर जो है यहाँ बगल में दिया हुआ है, लेकिन आप हर एक प्रश्न का आंसर खुद से करने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस होते रहे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदायसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से कौन सा सही संयोजन को पहचानिए। ऑप्शन है गोपाल हरि देशमुख, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, ज्योतिबा फुले, नौरोजी फुर्दोंजी जी। इसी तरह जो ये पांचों ऑप्शन दोस्तों दिए हुए हैं, इनको पढ़कर आप इसका आंसर करने का प्रयास कीजिए। ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये संस्था और संस्थापक से है। प्रश्न में प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, ये कुछ संस्था है, कुछ पत्रिकाएं हैं, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो इनके संस्थापक हैं या फिर उस पत्रिका को निकालने वाले हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना किसने की थी, तो आत्माराम पांडुरंग ने। और यंग इंडिया जो पत्रिका थी इसको किसने निकाला था, तो मोहनदास करमचंद गांधी ने। साथ ही लोकवादी जो है इसकी स्थापना किसने की थी, गोपाल हरि देशमुख। और सत्यशोधक समाज जो है इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इसको भी दोस्तों हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और रहनुमाई मजदायसन जो सभा है इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो नौरोजी फुर्दोंजी। इस तरह दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन था। ये चारों जो पत्रिकाएं जो थी दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, ये चारों जो है महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था समाचार पत्र। ये चारों से काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। और साथ ही प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में किया था। इसके आगे देखें दोस्तों, तो महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी के रूप में प्रख्यात थे। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की थी। 1851 ईस्वी में नौरोजी फुर्दोंजी जी ने अन्य पारसी सहयोगियों के आगे है के साथ रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना की। इस प्रकार ऑप्शन जो बी था दोस्तों वो सही संयोजन था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 ईस्वी में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके, जमींदारों द्वारा गांव की निम्न जाति के विरुद्ध उठाया गया कदम, या फिर निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया कदम। तो दोस्तों आप इसका प्रयास आंसर करने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। दोस्तों
नाई धोबी बंद जो था यह सामाजिक बॉयकॉट था जो कि किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। इसके भी एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है दोस्तों कि वर्ष 1919 ईस्वी के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथी दोस्तों इन दोनों नामों को याद रखिएगा, झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों नाई धोबी बंद जो सामाजिक बहिष्कार हुआ था इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा जिनका नाम था बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत और सुचारू बनाया। तो बाबा रामचंद्र ने दोस्तों इस आंदोलन की बागडोर को संभाला ही नहीं बल्कि उसको मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 ईस्वी के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे थे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। बाबा रामचंद्र में दोस्तों संगठन की अद्भुत क्षमता थी। तो दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि नाई धोबी बंद जो सामाजिक बहिष्कार हुआ था वो किसानों के द्वारा हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। ये महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। और साथ ही इस आंदोलन यानी कि नाई धोबी बंद आंदोलन के प्रणेता कौन थे, यानी उसके महत्वपूर्ण भूमिका उसमें किसने निभाई? तो झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने। लेकिन इसको मजबूत स्थिति में किसने पहुंचाया? तो उनका नाम है बाबा रामचंद्र। ये 3-4 बातें जो है दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित हैं, जहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन है 1850 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में या फिर 1905 ईस्वी में। एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1900 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी में जो है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था। इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। इससे दोस्तों क्या हुआ, जो कृषक थे उनकी भूमि को गैर कृषकों के पास, यानी कि वैसे लोग जो कृषक नहीं थे, गैर कृषक का अर्थ है दोस्तों कि वैसे लोग जो कृषक नहीं हैं उनके पास हस्तांतरित होने से समाप्त हो गया है। यानी कि इस अधिनियम के तहत दोस्तों अब किसी भी किसान की भूमि जो है गैर किसान के पास नहीं जाएगी, गैर किसान को हस्तांतरित नहीं की जाएगी। अगला प्रश्न है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति या लगान का नकद में परिवर्तन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लगान का नकद में परिवर्तन। दोस्तों अवध का जो एका आंदोलन हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? तो लगान का नकद में परिवर्तन। इसमें देख लेते हैं दोस्तों, एका आंदोलन जो है 1921 से 22 के ईस्वी में चला था। कब चला था दोस्तों? एका आंदोलन 1921 से 22 के ईस्वी में चला था और इसका नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। ये भी महत्वपूर्ण दोस्तों, इस एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मदारी पासी ने किया था। इनका नाम क्या था दोस्तों? तो मदारी पासी इनका नाम था, जिन्होंने एका आंदोलन का नेतृत्व किया था। और वे किस जाति से आते थे? तो वे पिछड़ी जाति से आते थे। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर थे। साथ ही दोस्तों किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के लगान में वृद्धि थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वामी सहजानंद का संबंध था। ऑप्शन है बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलनों के साथ या फिर बिहार के मजदूर आंदोलनों के साथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। दोस्तों, स्वामी शाहजानंद ने किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य करने का प्रयास किया था, तो इन्होंने बिहार के किसान आंदोलन के साथ इनका संबंध है, क्योंकि दोस्तों स्वामी जो शाहजानंद थे इनके किसानों से काफ़ी लगाव था। इन्होंने किसानों के लिए काफ़ी कुछ किया था, जिसको हम आगे भी देखेंगे। इसको एक्सप्लेनेशन को देखते हैं दोस्तों। स्वामी शाहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। किसी ने किसी दोस्तों स्वामी शाहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। इस यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया दोस्तों कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना स्वामी शाहजानंद ने की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता थे। साथ ही दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता भी थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। इसके दोस्तों जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाने लगा। साथ ही दोस्तों इसको याद रखिएगा कि किसान प्राण किसे कहा जाता है, तो स्वामी शाहजानंद को किसान प्राण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वामी शाहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न को पुनः रिपीट किया है। ऑप्शन है बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन या बिहार में जातीय आंदोलन, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने इसको ऊपर में किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है स्वामी शाहजानंद, क्योंकि इनको किसानों से काफ़ी लगाव था, जिस कारण स्वामी शाहजानंद को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो किसान प्राण के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने बिहार में किसान आंदोलन के साथ ये जुड़े हुए थे। साथ ही दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वे बिहार के ही थे। बिहार के सारण के जीरादेई नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो बिहार के किसान आंदोलन में इन्होंने स्वामी शाहजानंद का मदद किया, उनका सहयोग किया। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। यहाँ से भी काफी प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन से मंत्री थे। तो दोस्तों अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। दोस्तों इसको भी ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। जो कि अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो मात्र 2 दिन के लिए बने हुए थे। साथ ही दोस्तों संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने जब भारत आजाद हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से या फिर हेस्टिंग्स से। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो संबंधित है दोस्तों वो किससे संबंधित है, तो वो है वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित। इसके एक्सप्लेनेशन को भी दोस्तों देख लेते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ ये घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली की संबंधित है। ये दोनों ही दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली ये दोनों ही संबंधित हैं। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य यानी बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था। इनका उद्देश्य क्या था दोस्तों, अपने राज्य की रक्षा करना था। साथ ही दोस्तों अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे। उस समय
मुख्यतः अफगानों और मराठों से था। जो युद्ध चला था दोस्तों अफगानों और मराठों से था। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बातें थी ऊपर हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, और साथ यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें दी हुई हैं जो जानना आवश्यक है। जैसे कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1740 से 1765 ईस्वी में हुआ था। अगला है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति, जिसको अभी हमने देखा जो आया था कब 1765 से 1813 ईस्वी में। किसने लाए थे दोस्तों? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड वेलेजली, दोनों इससे संबंधित थे। अगला है अधीनस्थ पार्थक्य की नीति कब आई थी? तो 1813 से 1857 ईस्वी था। और अधीनस्थ संघ की नीति कब आई थी? तो 1858 से 1935 ईस्वी तक। और अंतिम है बराबर के संघ की नीति। तो बराबर के संघ की नीति कब आई थी दोस्तों? 1935 से 1947 ईस्वी में आई थी। तो इन 3-4 बातों को भी ध्यान में रखें दोस्तों, जिसमें पहला और दूसरा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, पहला है कंपनी के भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1740 से 1765, और दूसरा भी महत्वपूर्ण है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति। दोस्तों यदि आप इन तीनों को याद नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन इन दोनों को मुख्य रूप से याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली इनकी डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था? तो बंगाल में समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इसके एक्सप्लेनेशन को भी दोस्तों देख लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय किया। किसने दोस्तों? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में लिए। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद राजा खान और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। इसने दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों को उनके पद से हटा दिया। साथ ही दोस्तों यहाँ पर ये भी ध्यान में रखिए कि सिताब राय को कहाँ का मंत्री बनाया गया था? तो इनको अंग्रेजों ने बिहार का मंत्री बनाया था, सिताब राय को। द्वैध शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी में मानी जाती है कि इसके अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी। तो दोस्तों हमारा प्रश्न यहीं पर समाप्त हो जाता है। साथ ही दोस्तों जाने से पहले आप एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि नवजीवन जो पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे? उस पत्रिका को किसने निकाला था? नवजीवन जो पत्रिका थी दोस्तों इसके संपादक हैं या फिर इसको किसने निकाला था, इसको प्रारंभ किसने किया था नवजीवन पत्रिका को? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।